दुबई एयर शो के दौरान बड़ा विमान हादसा हो गया। एयर शो के दौरान तेजस विमान क्रैश हो गया था। विमान हादसे में पायलट की दुखद मौत हो गई। हादसे को लेकर भारतीय वायुसेना ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आईएएफ ने जांच के आदेश जो है वो जारी कर दिए हैं और इसके लिए टीम गठित कर दी गई है। दुबई एयर शो के दौरान यह हादसा हुआ था जहां पर विमान क्रैश हो गया और तेजस विमान क्रैश हुआ है। इस हादसे में पायलट की दुखद मौत हो गई है। देखिए, ऐसा है, जानकारी तो हमको सिर्फ जो अभी टेलीविजन पे देख रहे हैं वही मिल रही है। हमें पायलट के स्वर्गवास होने का दुखद समाचार मिला है। बहुत दिल में दुख है, पर क्या किया जा सकता है। देखिए, फाइटर फ्लाइंग में जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो इसलिए होते हैं कि ये इतना ऐसा आसान नहीं होता, ऐसा सेफ नहीं होता जैसा कि लोग किताबों में बताने की कोशिश करते हैं। इसमें जोखिम उठाना पड़ता है। रेट ऑफ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी फेल हो सकता है, इंजन फेल हो सकता है, बर्ड हिट हो सकती है, सेबोटाज हो सकता है, कंट्रोल जैमिंग हो सकती है, पायलट का इनकैपेसिटेशन, ब्लैकआउट हो सकता है, कई चीजें हो सकती हैं। और वहीं दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जैश ए मोहम्मद को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है। अस्पतालों में हथियार बनाने की कोशिश हमास भी करता है। इस रणनीति का इस्तेमाल, आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट के जांच में सुरक्षा एजेंसियों ने यह खुलासा किया है और सूत्रों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद का आतंकी मॉड्यूल है। कश्मीर के अस्पतालों को हथियारों का ठिकाना बनाने की कोशिश की जा रही थी। यह तरीका हमास की रणनीति से मिलता जुलता है, जो नागरिक को इलाकों और अस्पतालों के हथियारों के ठिकानों के रूप में इस्तेमाल करता है। रिपोर्ट के मुताबिक जैश के आतंकियों ने भी सुरक्षा एजेंसियों की नजर से बचने के लिए अस्पतालों को चुना है। जांच एजेंसियां भी ये पता लगा रही हैं कि इस मॉड्यूल ने कितने अस्पतालों को ठिकाना बनाने की कोशिश की और हथियारों की सप्लाई चेन कहां तक फैली हुई है। तो हमास की तरह ही कई जगहों को अपना ठिकाना बनाया गया था। हथियार सप्लाई करने के लिए अस्पतालों को निशाना बनाया गया था। लगातार जांच एजेंसियां जो हैं वो जानकारी ढूंढ रही हैं, तलाश रही हैं। जगह जगह पर छापेमारी भी की जा रही है। यूपी टू जम्मू कश्मीर जो है वो छापेमारी लगातार जारी है ताकि एक एक सुराग पर ध्यान रखा जाए और विस्तार से एक्शन लिया जा रहा है। जगह जगहों पर तलाशी अभियान जो है वो चलाए गए हैं और अपडेट ये सामने आ रहा है कि अस्पतालों में हथियार जो है, हथियार रखने का ठिकाना बनाया गया था। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर यह खुलासा हुआ है। जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन को लेकर यह खुलासा हुआ है। अपडेट सामने आया है जिसमें बताया जा रहा है कि अस्पतालों को ठिकाना बनाया जा रहा था हथियार रखने के लिए। और वहीं पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है। उन्होंने इस प्रक्रिया पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए इसे अराजक और खतरनाक बताया है। ममता बनर्जी ने पत्र में आरोप लगाया है कि बीएलओ को इस प्रक्रिया के लिए उचित प्रशिक्षण और पर्याप्त समय नहीं मिला है, जिससे डेटा मिसमैच जैसी जो समस्याएं सामने आ रही हैं। ममता बनर्जी ने मांग की है कि एसआईआर प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए, क्योंकि 3 साल की प्रक्रिया को 3 महीने में पूरा करना असंभव है। जानकारी दे दें कि एसआईआर के बाद बांग्लादेशी घुसपैठिए अपने देश लौटने के लिए सीमा पर जमा हो रहे हैं। इनमें रोहिंग्या भी शामिल हैं। तो ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है जिसमें लिखा है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है इसे रोका जाए, चूंकि जल्दबाजी में ये प्रक्रिया जो है वो कराई जा रही है। जानकारी ये दे दे कि घुसपैठिए और रोहिंग्या जो है अब वो अपने देश जाने के लिए मजबूर है। अमित शाह पहले ही साफ कर चुके हैं कि देश में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है और एसआईआर को लेकर लगातार कई जगहों पर विरोध भी किया जा रहा है। बंगाल बॉर्डर पर जो घुसपैठिए हैं वो जमा हो गए हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है जिसमें
जिसमें उन्होंने कहा है कि दबाव बीएलओ पर बनाया जा रहा है। अब ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी की क्या नाराजगी है। डेटा मिसमैच होगा, गलत जानकारी फॉर्म में भरे जाएंगे, ये ममता बनर्जी ने कहा है। जो चिट्ठी में क्या बातें कही गई है वो ग्राफिक्स के जरिए समझिए। अधिकारियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ये ममता बनर्जी का कहना है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि सजा के डर से अधूरा काम कर रहे हैं, यानी कि दबाव जो है वो अधिकारियों पर बनाया जा रहा है और दबाव के कारण बीएलओ खुदकुशी भी कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, ये ममता बनर्जी का कहना है। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी की नाराजगी, उन्होंने चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग को जिसमें तमाम बड़ी बातें उन्होंने कही है। बिना योजना के एसआईआर की प्रक्रिया कराई जा रही है, दबाव में कराई जा रही है, बीएलओ परेशान है, जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया। उन्होंने ये तक कहा है कि बीएलओ जो है वो खुदकुशी कर रहे हैं। और ये भी जानिए आपकी एसआईआर आखिर क्या है। इसमें वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है, नए वोटर्स जोड़े जाते हैं, कई वोटर्स को हटाया जाता है, 18 साल से अधिक उम्र के नए मतदाताओं को सूची में डाला जाता है, उनका नाम जो है वो ऐड किया जाता है। इसके साथ ही जिनकी मौत हो चुकी है या पलायन कर चुके हैं उनके नाम हटाए जाते हैं। एक तरीके से अपडेट या फिर रिफ्रेश किया जाता है, ये एसआईआर की प्रक्रिया है। वोटर लिस्ट में नाम, पते जो है और अधिक जानकारियां जो होती है वो अपडेट की जाती है और इसीलिए जो एसआईआर प्रक्रिया है वो कराई जा रही है। लेकिन इसका विरोध जो है वो ममता बनर्जी कर रही हैं। बीएलओ जो है वो खुद घर घर जाकर फॉर्म भरवा रहे हैं जहां पर ये प्रक्रिया चल रही है। चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची में सुधार की एक पूरी प्रक्रिया है ताकि मतदाता सूची में जो अपडेशन है वो पूरे तरीके से किया जाए। वोटर लिस्ट जो है वो अपडेट की जाती है, नए नाम जोड़े जाते हैं, कुछ पुराने नाम उन्हें हटाया जाता है, सुधार किया जाता है। 18 साल से अधिक उम्र के नए मतदाताओं का नाम जो है वो जोड़ा जाता है, अपडेट किया जाता है, रिफ्रेश किया जाता है। इसी के साथ साथ जिनकी मौत हो चुकी है या फिर वहां पर नहीं रहते हैं, पलायन कर चुके हैं, किसी काम से बाहर गए हुए, उनके नाम भी हटाए जाते हैं ताकि वोट का दुरुपयोग ना हो। वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है, वोटर लिस्ट में नाम, पते और अन्य जो खामियां होती है उन्हें ठीक किया जाता है, संशोधित किया जाता है। कई लोगों के नाम गलत लिखे हुए होते हैं, उन्हें भी ठीक किया जाता है। बीएसएफ देश की सभी सीमाओं पर घुसपैठ को रोकने में लगी है और घुसपैठ को रोकना न केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी घुसपैठ को रोकना जरूरी है। मगर दुर्भाग्य की बात है कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे हैं और वो राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। मैं आज इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है। और वहीं बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद अब मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच करीब आधे घंटे की बैठक के बाद बिहार मंत्रिमंडल के पूरे विभागों के बंटवारे की सूची राज्यपाल को सौंप दी गई है। इस बार नीतीश कैबिनेट में बड़ा बदलाव हुआ है। दरअसल कई सालों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय अपने पास न रखकर किसी और को सौंप दिया है। नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया गया है। वहीं वित्त विभाग की जिम्मेदारी विजेंद्र यादव को मिली है। तो नीतीश कुमार के पास सामान्य प्रशासन, निगरानी, मंत्रिमंडल सचिवालय समेत अन्य बचे विभाग रहेंगे। जानकारी दे दें कि मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे के बाद अब कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी। तो बिहार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। रामकृपाल यादव को कृषि विभाग दिया गया है, नितिन नवीन को पीडब्ल्यूडी विभाग, विजय सिन्हा को भूमि राजस्व खनन विभाग दिया गया है। इसके अलावा जल संसाधन दिलीप जायसवाल को उद्योग विभाग जो है वो दिया है।
संजय टाइगर जो राजपूत चेहरा हैं, उन्हें श्रम संसाधन, अरुण शंकर को युवा संस्कृति विभाग दिया गया है, श्रेयसी सिंह को सूचना खेल विभाग, दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग जो है सौंप दिया गया है, नारायण प्रसाद को आपदा प्रबंधन, संजय कुमार को गन्ना उद्योग विभाग, विजय चौधरी को जल संसाधन, विजेंद्र यादव को वित्त विभाग और श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास, लेशी सिंह को खाद्य उपभोक्ता विभाग, जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण यानी कि दोबारा यही विभाग उन्हें दिया गया, सुनील कुमार को शिक्षा विभाग मिला है। बिहार में मंत्रियों के विभाग का बंटवारा जो है वो हो गया है, किसे कौन सा विभाग मिला है वो आपको लगातार बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार से गृह विभाग लेकर सम्राट चौधरी को सौंप दिया गया है। एक महत्वपूर्ण विभाग गृह विभाग होता है और इस बार सम्राट चौधरी पर भरोसा जताते हुए बीजेपी ने अपने पास गृह विभाग को रखा और अब नीतीश कुमार के पास सामान्य विभाग हैं। और वहीं दिल्ली बम धमाके मामले में दिल्ली पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों की पड़ताल अभी भी जारी है। जांच के दौरान हर दिन के साथ कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियों के रडार पर अब अल फलाह यूनिवर्सिटी के 200 से ज्यादा डॉक्टर हैं। जानकारी दे दें कि जांच एजेंसियां इस यूनिवर्सिटी के कुछ स्टाफ से भी पूछताछ करने की तैयारी में है। जांच एजेंसियां अब इस बात का भी पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि आखिर दिल्ली में हुए धमाके के बाद कितने डॉक्टर और अन्य स्टाफ एकाएक यूनिवर्सिटी छोड़कर गए थे। कहा जा रहा है कि जांच में पता चला है कि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस धमाके के बाद अपने मोबाइल का डेटा डिलीट किया था। अब जांच एजेंसियां इन लोगों के लैपटॉप और फोन की जांच कर इस बात का पता लगाने की कोशिशों में जुटी हुई है कि आखिर इनमें कौन से ऐसे डेटा थे जिन्हें धमाके के बाद डिलीट किया गया। वहीं एनआईए ने फरीदाबाद के धौज गांव में बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसियों ने आज शबीर नाम के एक युवक के घर पर छापेमारी की और वहां से ग्राइंडर जब्त किया है जिससे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में अल फलाह मेडिकल कॉलेज से जुड़े 2 डॉक्टर से पूछताछ की जा रही है। इनमें डॉक्टर जुनैद यूसुफ और डॉक्टर नासिर राशिद के नाम सामने आए हैं जिनसे लगातार पूछताछ जारी है। तो एनआईए के शिकंजे में अल फलाह यूनिवर्सिटी के 2 डॉक्टर्स जो है वो आ चुके हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। रडार पर अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स हैं, धीरे धीरे सभी से पूछताछ की जा रही है। 2 डॉक्टर्स जिनसे पूछताछ की गई और आगे भी लगातार कार्रवाई जारी है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में हरियाणा टू कश्मीर लगातार जांच जारी है। तो रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। हरियाणा के अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है, यूपी में भी दबिश दी जा रही है। हरियाणा के फरीदाबाद में कई जगहों पर छापेमारी की और वहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी के कई डॉक्टर से पूछताछ की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि आगे भी पूछताछ जारी रहेगी। कई लोग अचानक यूनिवर्सिटी छोड़कर चले गए हैं जिनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। डिलीट मोबाइल डेटा जो है उसे प्राप्त करने के लिए लगातार कोशिशें जारी है। लैपटॉप और फोन की जांच की जा रही है। जो भी डिजिटल दस्तावेज मिले हैं उनकी जांच हो रही है। 2 डॉक्टर से पूछताछ की जा रही है और इसी के साथ आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में डॉक्टर से पूछताछ हो रही है और हर किसी संदिग्ध को शिकंजे में लेकर उससे पूछताछ जो है वो की जा रही है। रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं और लगातार जो है वो एक्शन लिया जा रहा है। 200 से ज्यादा डॉक्टर इस जांच में शामिल है। 200 से ज्यादा डॉक्टर जांच के दायरे में आ चुके हैं। लगातार जो है वो पूछताछ की जा रही है। कुछ स्टाफ से पूछताछ की तैयारी की जा रही है। तो डॉक्टर्स और अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो स्टाफ है उनसे पूछताछ की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि गीट के सेक्टर 15 एक ऑयल प्लांट में भीषण आग लग गई। जो टैंक में आग लगी है उसमें 50,000 लीटर हेक्सेन गैस है। आग बुझाने के लिए दमकल की 25 गाड़ियां मौजूद हैं। सूचना मिलने पर प्रशासन की टीम ने भी स्थिति का जायजा लिया। वहीं आग पर काबू पाने के लिए दिल्ली से टेक्निकल एक्सपर्ट 5 सदस्यीय टीम पहुंच चुकी है। मामले में जानकारी देते हुए चीफ फायर अफसर ने बताया है कि ऑयल प्लांट के 500 मीटर इलाके में बनी करीब 3 छोटी बड़ी फैक्ट्रियों को बंद करा दिया गया है और बैरिकेडिंग कर दी गई है।
देखिए यहाँ पे गीडा में सेक्टर 15 में जो यहाँ पे एक रूपटा केमिकल्स इंडस्ट्री है, जो यहाँ पे बेसिकली ब्राउन राइस जो होता है उससे ऑयल बनाते हैं। तो उसका जो इन्फ्लेमेबल मटेरियल है वो मॉर्निंग में लीकेज हुआ और अराउंड 4:15 से ये फायर उसने पकड़ा और वो इंसिडेंट चल रहा है। तो लगातार तब से फायर टेंडर्स हमने सभी जगह से मोबिलाइज कर लिए हैं और लगातार एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में उसको कूल रखा जा रहा है। इनके टेक्निकल एक्सपर्ट्स हमने IOCL के भी और जो हमारे आसपास जितने भी इस टाइप के इन्फ्लेमेबल मटेरियल से जो डील करती हैं कंपनीज, उनको बुलाया गया। सभी ने अपने इनपुट दिए हैं। तो अभी जो प्राइमा फेसा ये लग रहा है कि अभी तक हम लोग जितना भी गैस निकलती जा रही है उसको एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में कूल करते हुए कंट्रोल कर रहे हैं। टेम्परेचर अभी तक कंट्रोल्ड है। जो कंपनी में जिन्होंने ये इंस्टॉलेशन भी किया है वो भी ऑन वे हैं। वो फ्लाइट पकड़ के दिल्ली से अराउंड 3:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। उनके द्वारा भी इसके वीडियो का एनालिसिस किया गया और उनके द्वारा भी कहा गया कि इसको टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाए एंड प्रेशर ना माउंट अप होने दिया जाए। तो उसको लगातार कर रहे हैं। फिर भी इम्पैक्ट को देखते हुए कि अगर ऐसी स्थिति आती है कि कुछ इम्पैक्ट होता है कुछ है, तो हमने ऑलरेडी जो लोग इधर आसपास के हैं उनको एक सेफ लिमिट से बाहर इवैक्यूएट कर दिया है। और जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर हैं जो हमारे लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ले रहे हैं, चाहे सैंड बैग्स हो या बाकी के इक्विपमेंट्स हो, तो वो हम लोग मोबिलाइज कर रहे हैं। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। कोई दिक्कत है कितनी, रीस्टार्ट कर दो, ठीक हो जाएगा। देख 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 मच्छर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ के थाना पारा इलाके में चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए सोना, चांदी और लाखों की नकदी सहित लाखों का सामान चोरी कर लिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। और वहीं घाटशिला उपचुनाव में भारी जीत के बाद सोमेश चंद्र सोरेन ने झारखंड विधानसभा में पद और गोपनीयता की शपथ ली है। इस दौरान जेएमएम नेता स्टीफन मरांडी और बड़ी संख्या में मौजूद समर्थक रहे। शपथ के बाद सोमेश ने कल्पना सोरेन सहित पार्टी के सभी नेताओं और विधायकों को धन्यवाद करते हुए कहा कि वो पिता के अधूरे कार्य को आगे बढ़ाएंगे। मुंशी जी को और स्टार प्रचारक गाड़ी विधायक श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी को और साथ साथ हमारे जितने भी पार्टी के मंत्रीगण है, विधायकगण है और कार्यकर्तागण है और साथ साथ हमारे महागठबंधन के भी जितने नेतागण पार्टीगण के सभी सदस्यगण है, उनको सबको ये श्रेय दिया जाता है। और सबको मैं तहे दिल से अभिनंदन, जोहार और बधाई देना चाहता हूँ जो आप लोगों ने बाबा को एक श्रद्धांजलि देने का काम किया है। और आशा करते हैं कि इसी तरह हमारा जो भी रिलेशन है आगे भी बना रहे
ऐसा कुछ कहने का नहीं है, लेकिन आपने पिछले समय देश के अंदर में हो रहे चुनाव के गंभीरता को देखे होंगे और ऐसे परिस्थिति में झारखंड में उपचुनाव के रूप में हो रहा था और ये चुनाव अत्यंत ही जटिल भी था और कठिन भी था और संयोग से जनता जनार्दन का आशीर्वाद सोमेश सोरेन पर पड़ा। मैं सोमेश सोरेन को धन्यवाद देता हूँ और राजनीतिक जीवन में अत्यंत सफल नेता और नेतृत्व के रूप में उभरे, इसका कामना करता हूँ। और वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ते प्रदूषण का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली का AQI 500 के भी पार जा चुका है, जो बेहद खतरनाक की श्रेणी में आता है। विश्व में वायु प्रदूषण को मापने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था AQI एयर की लाइव रैंकिंग में दिल्ली को दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर दर्ज किया गया है। दिल्ली सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते नवंबर-दिसंबर में सभी स्कूलों में स्पोर्ट्स इवेंट्स पर रोक लगा दी है। तो दिल्ली में लगातार जो पॉल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है और स्कूलों में स्पोर्ट्स इवेंट्स पर रोक लगा दी गई है। विजिबिलिटी 0 के बराबर है और सबसे खराब बात यह है कि दिल्ली का AQI अब 500 के पार पहुंच चुका है। आमतौर पर 400 के पार जो है प्रदूषण के समय देखा जाता था, लेकिन अब खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है। 500 के पार ये प्रदूषण है। AQI एयर ने अपना डेटा जारी किया है जिसमें विश्व में सबसे दूषित शहर जो है वो दिल्ली बना है।